नमस्कार। जय हिंद बच्चों, एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपदा प्रबंधन से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का माप जो होता है वो रिएक्टर स्केल द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है जल की अधिकता का हो जाना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो कौन? ये हमारा आतंकवाद हो जाएगा। इसके अलावा भूकंप, बाढ़ और सुनामी, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जिसको मानव ने घटित किया, तो इसमें कौन है? तो सांप्रदायिक दंगा भी इंसानों के वजह से ही होता है, आतंकवाद भी इंसान ही है, और महामारी भी जो होती है वो इंसानों के वजह से ही होती है। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो मानवों के मतलब के कारण हुआ था, गैस का रिसाव, तो ये मानव जनित आपदा। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा प्रबंधन किसको कहता है? तो भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्रकृति आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने का उपाय करना। तो देखिए, आपदा का प्रबंधन जो होता है, आपदा को हम पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते, यानी उसके भले उससे जो नुकसान होता है उस नुकसान को हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है? तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेलवे, ये सभी जो है ये मानव जनित आपदा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सुनामी क्या है? तो सुनामी एक प्रकार का समुद्र में आने वाला विनाशकारी लहर है, ठीक है, जो कि समुद्र में भूकंप के चलते उत्पन्न होता है। तो ये समुद्र का विनाशकारी लहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप जो सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? कोयना बांध का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाली आपदा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र में कौन प्रभावित करता है? तो ये ओजोन परत का क्षरण, यानी ये अगर होगा तो ये पूरे दुनिया के देशों को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? कम विनाशकारी की बात किया जाए तो ये भूस्खलन है, किसी छोटे से क्षेत्र में ही उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें उफान मारने लगती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक हो जाता है? तो किन महीनों में? ये अक्टूबर नवंबर के महीनों में काफी भयानक हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो भारत का सूखा क्षेत्र में हमारा पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी भाग, यानी ये सभी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन में किन बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इनमें क्या? इनमें हमें नदी के जल को दूषित होने से बचाना, ये तो नहीं दे सकते बाढ़ के संबंध में। नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण करना, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक भूस्खलन अगर कहा जाए तो ये भारत के कश्मीर और उत्तराखंड इलाके में होता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो होता है ये काफी नवीन मिट्टी से बना हुआ है, यानी नई मिट्टी से। अगला प्रश्न है, सुनामी किस प्रकार शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है।
जो पानी की अधिकता की वजह से आता है। अगला प्रश्न है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो सूखे से बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए? वर्षा जल का संग्रहण कर देना चाहिए, तभी हम उसका उपयोग सूखे के दिनों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो है ये उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और वहीं दक्षिणी बिहार जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। अगला प्रश्न है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए कौन जिम्मेदार कारक है? तो ये वर्षा की कमी। अगला प्रश्न है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो ये कौन है? कोसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है? तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, क्योंकि तमिलनाडु और केरल के तट पे ठंडे के दिनों में ही मानसून पहुंचता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो पश्चिम बंगाल में ये है आपका दामोदर नदी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो कौन है? ये बाढ़ है। बाढ़ और सुखाड़ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बाढ़, पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है। आगे बढ़ते हैं, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। तो ये सतलज नदी पे जो बनाया गया है ये कहाँ पे? तो ये गोविंद सागर में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? तो सुखाड़ भी हमारा एक तरह का प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है, तो ये क्या होता है? जल के अभाव के कारण, जिसके चलते हम फसलों का सिंचाई नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, कृषि सूखा से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय है, तो क्या है? तो इसका है नदी के मार्ग को बदलकर सूखेग्रस्त क्षेत्र में लाना, यानी नदी को मोड़कर उसे तरह तरह का नाले या छोटे छोटे पुलिया बनाकर, बांध टाइप का बना करके उसको खेत तक लेते आना सुखाड़ से बचने का मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये कैसे आती है? धीरे धीरे, अचानक नहीं आती है। सूखे वर्षा नहीं होने लगा, धीरे धीरे फसलों को फसलें बर्बाद होने लगी और एक समय ऐसा आता है जब फसलें सूखे के चलते मरने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहा है? तो कौन सा राज्य? तो गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक सूखा होता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कितने जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण योजना है? तो कितने जमीन पर? तो बिहार में अगर इसकी माप की जाए तो ये लगभग 4000 वर्ग फीट पर है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो बिहार के टोटल 38 के 38 जिलों में। अगला प्रश्न है, नदी के जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो इसका लाभ क्या होता है? वृक्ष जो है वो एक तरह से क्या बोलते हैं, बादल को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वर्षा की संभावना को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह नदी के तटबंध को भी मजबूत करके रखता है और भूमि के जल स्तर को भी ऊपर उठाए रखता है, यानी ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो ये स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, यानी आपदा प्रबंधन के समय सभी एक दूसरे के साथ में आते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो कौन सी होती है? तो संचार में बाधक होता है तो किसी भी जो तार वगैरह जो आता है आपदा के समय वो टूट जाता है, यानी केबल का टूट जाना या फिर मोबाइल टावर का ट्रांसमिशन टावर से टूट जाना, मतलब ऑप्शन ए चले जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये केबल का टूट जाना।
अगला प्रश्न है, सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापा जाता है? तो सुनामी मीटर है तो ये सुनामी ही मापेगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले पी नाम का जो तरंग होता है, पी तरंग, वो पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहा जाता है। जहां पे अगर ये पृथ्वी है, यहाँ पे अगर भूकंप इस जगह आया तो इसके जो सबसे 90 डिग्री पे जो स्थान बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, उसे क्या कहता है? उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र यानी जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है। जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पे अगर भूकंप इस का जन्म हुआ है तो ये वाला केंद्र जो है, यही हमारा क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो जो भूकंपीय तरंग होते हैं वो पी, एल और एस होते हैं। यानी पी, एल और एस ये भूकंपीय तरंग है, जबकि हमारा ओ भूकंपीय तरंग नहीं। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को मुख्य 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो साधारण सी बात है, सुनामी है तो ये समुद्र में आएगी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो दिसंबर 2004, तो ये दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी बहुत भयंकर आया था। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है? तो सबसे खतरनाक तरंग जो होता है वो एल तरंग होता है। अगला प्रश्न है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अगर मकान में या घरों में आग लग जाए तो उसमें क्या करना चाहिए? अग्निशामक को बुलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये होता है इंफ्रारेड कैमरा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अगर आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले वहां पे ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? ये हमारा आज का मोबाइल हो जाएगा। पहले हम क्या सार्वजनिक टेलीफोन में मारते थे। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो वैकल्पिक संचार साधन कौन नहीं है? तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाएगा, नहीं की बात की गई है तो ये अंतरिक्ष आ जाएगा। इसके अलावा रेडियो संचार, हैम रेडियो और उपग्रह भी हमारा वैकल्पिक संचार साधन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद जो है वो नहीं है। इसके अलावा भूकंप, सूखा और बाढ़ ये सभी प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? यानी उपग्रह सिस्टम का उपयोग जो होता है ये इसके लिए होता है? तो दूर संचार के लिए, ये भी सही है। संसाधनों की खोज के लिए, ये भी सही है। मौसम विज्ञान के लिए, ये भी, यानी उपयोग सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? नहीं, भारत का कितना प्रतिशत? लगभग 56% भूमि जो है वो भूकंप प्रभावित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो सबसे अधिक अगर उपयोग हो रहा है तो वो हमारा आज का मोबाइल का हो रहा है। अगला प्रश्न है, रिंग बांध बनाने इसके लिए उपयोगी होता है? किसके लिए उपयोगी होता है रिंग बांध बनाने? तो ये किसके लिए? बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकान की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो मकान की आकृति बिल्कुल आयताकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये समुद्र तट से दूर एवं ऊंचाई पर, ऑप्शन बी।
आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें कहाँ पे जाना चाहिए? ये ऊंची भूमि वाले स्थान पर। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। अगला प्रश्न है, आंख से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला है, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा कौन है? हमारा भूकंप है। आगे बढ़ते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकानों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये आयताकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? तो ये एक तरह से क्या अनुचित है, क्योंकि अगर भूस्खलन हुआ तो मकान ध्वस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, बाढ़ से अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से अधिक हानि कहाँ पे होगी? ये फसल की, पशुओं की, भवनों की, यानी उपयोग सभी की। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कहाँ होता है? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, कि मिट्टी के क्षय के कारण, कि निम्नलिखित मिट्टी की लवणता के कारण। तो हमारा हो जाएगा ये जल के अभाव में। अगला, इसी के साथ हमारा आज का ये 74 प्रश्नों का जो संग्रह था ये समाप्त होता है। उम्मीद है आपके एग्जाम में इससे काफी अधिक क्वेश्चन पूछे जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।